दोस्तों, आप सबका आज की इस नई कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ आप लोग कहानी को अंत तक सुनिएगा, उसके बाद ही कहानी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। धारा अपने आंसू पोंछ कर उठती हुई रसोई घर के कामों में लग जाती है। अगले दिन भोर होने से पहले ही धारा बिस्तर छोड़कर जल्दी से उठ जाती है और घर के काम करने लगती है। उसके जल्दी उठने से केसर जी खुश हो जाती हैं। केसर जी अपनी बातों में मिठास घोलते हुए, धारा, मैं थारी दुश्मन को नहीं जो थारा बुरा चाहूँगी। मैं थारे और हम सब की भलाई के वास्ते बड़ी हवेली में जाने को कह रही हूँ। तू तो देख ही रही है, तेरे बापू सब बिस्तर में पड़े, हमारे तो भूखे मरने के लाले पड़ गए हैं। मैं तो इतनी दूर पैदल जा नहीं सकती, और मैं अगर बड़ी हवेली चली भी गई तो यहाँ थारे बापू की देखभाल कौन करेगा। तो सब जान रही है, मैं थारी जगह भानु को ही भेज देती बड़ी हवेली, मगर तू तो जाने है ना, उसे रसोई से लेकर घर का कोई काम ना आवे है। उसे बड़ी हवेली भेज कर सूली पे थोड़ी ही चढ़ाना है। केसर धारा के सिर को सहलाते हुए कहती है। धारा कहती है, माँ, आप बिल्कुल फिक्र को नहीं करो, मैं बड़ी हवेली जाऊंगी और वहाँ अपने काम से सबका मन जीत लूँगी। वहाँ किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूँगी। आप बस ऐसे ही खुश रहा करो। केसर मन ही मन खुश होते हुए, जो काम मारे से ना हुए वो चार बात मीठी बोलने से हुए है। धारा कहती है, माँ, मैं बड़ी हवेली जा रही हूँ। केसर बाहर आते हुए, अरे छोरी रुक, इधर आ, पहले हमारी बात ध्यान से सुन ले। आज से तू जब तक बड़ी हवेली में जाएगी तब तक तेरे सिर से ये घूंघट ना हटेगा। केसर धारा के चेहरे को घूंघट से ढकते हुए कहती है, देख छोरी, कुछ भी हो जाए मगर ये पल्लू थारे सिर से ना हटे, इसका ध्यान रखियो। अगर कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, इसीलिए अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना। और सुन, जाते जाते मुंशी के घर होते हुए जाना, वो तन्ने ठाकुर सा और ठकुराइन सा से भेंट करवा देवेंगी, समझी। धारा कहती है, जी माँ सा, अब मैं जाऊँ। केसर जी कहती हैं, हाँ हाँ जा। धारा अपने मन में अनेकों सवाल लिए मुंशी जी के घर की तरफ बढ़ती है। अपने विचारों में खोई हुई धारा कब मुंशी जी के मकान के नज़दीक पहुंच गई, उसे खुद ही पता नहीं चला। उसी समय मुंशी रामलाल अपने घर से बाहर निकले। उन्हें भी सही वक्त पर बड़ी हवेली पहुंचना था। धारा को देखकर वो उनसे बोले। मुंशी रामलाल कहते हैं, अरे बिटिया, तुम तो सही समय पे आ गई। धारा कहती है, खम्मा घड़ी काका सा, घड़ी खम्मा बिटिया, रामलाल जी ने कहा। धारा कहती है, मासा ने आपके साथ बड़ी हवेली जाने को कहा है। मुंशी रामलाल जी कहते हैं, हाँ बिटिया, मैंने ही थारी माँ से कहा था थारी को यहाँ आने वास्ते। अब हमारी बात ध्यान से सुन बिटिया, आज हवेली में थारा पहला दिन है। ठकुराइन सा जो कुछ भी समझाएं उसे ध्यान से सुनना और समझना। बड़ी हवेली में हर काम समय पर हुई है। हमारी बड़ी मालकिन तो बहुत अच्छी हैं, थारे से कुछ भूल चूक हो जाने से थारे को क्षमा कर देंगी, लेकिन हमारे ठाकुर सा को हर काम समय पे होनी चाहिए। मुंशी रामलाल जी हवेली की तरफ चलते चलते धारा को बताते हुए जा रहे थे। धारा मुंशी जी की बातों को गौर से सुनती हुई चली जा रही थी। मुंशी रामलाल जी धारा को बड़ी हवेली में रहने वाले लोगों के बारे में बताते हुए जा रहे थे। मुंशी जी कहते हैं, ठाकुर सा के छोटे भाई राजवीर सिंह और उनकी धर्मपत्नी छोटी ठकुराइन सा दोनों ही ठाकुर सा के साथ रहते हैं। वो शहर नहीं गए। जैसे उनके परिवार में अन्य सदस्य चले गए, उनकी कोई संतान नहीं है, इसीलिए छोटे ठाकुर सा और ठकुराइन सा बड़े ठाकुर सा की इकलौते बेटे रणवीर सिंह को अपने बेटे से कहीं बढ़कर प्यार करते हैं। मुंशी जी की बातें सुनकर धारा के चलते कदम ठहर गए। धारा कहती है, काका साहब, मैं आपसे एक बात पूछूं। मुंशी जी कहते हैं, हाँ हाँ, जो पूछना है पूछ ली बिटिया। धारा सकचाते हुए, काका साहब, कुंवर सा का स्वभाव कैसा है? आपने सबके बारे में बताया, लेकिन कुंवर सा के बारे में कुछ नहीं बताया। मुंशी जी हंसते हुए, वो क्या है ना बिटिया,
कि इस बारे में तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि बड़े ठाकुर सा ने कुंवर शाह को जब वो 12 के थे तभी शहर भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। लो बात कहते कहते हम हवेली भी पहुंच गए। मुंशी जी ने सड़क पे खड़े होकर अपने सामने एक बड़े से भव्य गेट के पास पहुंचकर कहा, चलो बिटिया। मुंशी जी ने कहा, धारा कहती है, रुकिए काका साहब। धारा अपनी ओढ़नी से अपना सर ढकते हुए, अब चलिए। मुंशी जी कहते हैं, ये क्या है बिटिया, तुमने अपना सर क्यों ढक लिया। धारा कहती है, काका साहब, हम गरीबों की इज्जत थी, उसका गहना होती है, हमारे गहने भी किसी की बुरी नज़र ना पड़े, इसीलिए इसे ढक कर रखा है। धारा की बात सुनकर मुंशी जी चुप रहे। बड़े दरवाजे पर पहुंचकर दरबान को दरवाज़ा खोलने का इशारा करते हैं। दरबान उस भव्य दरवाजे की अंदर की ओर खोलता है। धारा धीरे धीरे उस भव्य दरवाजे से अंदर आती है तो सामने कुछ दूरी पे उसे भव्य हवेली दिखाई देती है। अपने आजू बाजू नरम घास के मैदान और बीच में सपाट चिकना रास्ता, जिसमें धारा पहली बार उस चिकने रास्ते पर चल रही थी। उसने चलते चलते जल्दी से अपनी जूती उतारी और खिली पैर उस हरी घास पर चलने लगी। नरम नरम घास में चलने पर धारा को मज़ा आ रहा था। उसने अब भी कहीं न कहीं एक बच्चे को अपने अंदर जिंदा रखा है, जो कभी कभार थोड़ी सी शरारत कर लेता। मुंशी जी हवेली के अंदर दाखिल होने वाले थे कि उन्हें अपने पीछे धारा को आते हुए महसूस नहीं किया, इसीलिए पीछे मुड़कर देखने लगी। पीछे मुड़कर देखा तो पाया धारा अपने हाथों में अपनी जुत्ती पकड़ी आराम से घास में चलती हुई आ रही है। मुंशी जी ने देखा तो एक बार अपना माथा पीट लिया और धारा की तरफ देखकर उसे इशारे से हवेली के दरवाजे पर बुलाया। मुंशी जी धारा को हवेली के दरवाजे के पास बुलाते हैं। धारा जल्दी से मुंशी जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। मुंशी जी धारा की तरफ देखकर हवेली के अंदर दाखिल होने लगते हैं। उन्हें हवेली में दाखिल होती ही ठकुराइन सा सामने ही मिल जाती हैं। मुंशी जी, खम्मा घड़ी ठकुराइन सा। घड़ी खम्मा मुंशी जी। जे छोरी कौन सी। धारा की ओर देखते हुए ठकुराइन कुसुम मुंशी जी से पूछती हैं। मुंशी जी कहते हैं, ठकुराइन सा, जय भंवर सिंह की छोरी से कुछ दिन पहले ही भंवर भाई साहब को एक मोटर वाले ने उस पर अपनी मोटर ही चढ़ा दी। बेचारे के हाथ और पांव दोनों ही बेकार हो गए हैं। वही इकलौते कमाने वाले थे अपने घर में। अब उनके बिना उनके पूरे परिवार पर भूखों मरने की नौबत आ गई है। अब आप और ठाकुर सा नरोत्तम सिंह ही इनके परिवार को भूखे मरने से बचा सकते हैं। मेहरबानी करके छोरिए को कुछ काम दे दीजिए। मुंशी जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं। उन्होंने धारा की ओर हाथ जोड़ने का इशारा किया। धारा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ठकुराइन कुसुम सा धारा की ओर देखते हुए, थारा नाम का है छोरी। धारा धीरे से, जी धारा। ठकुराइन सा वहीं पे आरामदायक सोफे पे बैठती हुई कहती हैं। धारा, नाम तो घड़ी चुखो है छोरी थारा। एक बात बता, इतने घूंघट क्यों ओढ़ लिए हुए। धारा कहती है, वो ठकुराइन सा, हमारे कुल की रीत है कि किसी भी पराये पुरुष को अपना चेहरा नहीं दिखाती। ठकुराइन सा कहती हैं, लेकिन अभी हमारे और मुंशी जी के अलावा तो यहाँ कोई भी नहीं है। छोरी, हमारे को भी तो पता रहना चाहिए ना कि हमारी हवेली में कौन काम करे से। मुंशी जी कहते हैं, ठकुराइन सा, सांची बात कहे है बिटिया, तन्ने उन्हें अपना चेहरा दिखा देना चाहिए। अच्छा, अब मैं चालू हूँ, मैंने भी अपना काम करे को है। कहकर मुंशी जी अपना काम करने की जगह पर चले जाते हैं। मुंशी जी के कहने पर धारा अपना चेहरा बड़ी ठकुराइन को दिखाती है। धारा कहती है, ठकुराइन सा, आपसे एक विनती है, कृपा करके अब आप मेरा चेहरा किसी और को दिखाने के लिए मत कहिएगा, नहीं तो घर में माँ साहब मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। आपसे हाथ जोड़कर विनती करूँ हूँ। बड़ी ठकुराइन धारा को एक टक देखने लगती हैं। कितनी फूटती सुंदर दिखी है छोरी, कहीं हमारी नज़र ही ना लग जाए। मन ही मन कुसुम ठकुराइन सा कहती हैं। कुसुम ठकुराइन सा अपने ख्यालों से बाहर आती हैं। ठीक है, अब से हमारे अलावा थारा चेहरा कोई ना देखेगा। धरा, अब से मैं थारे को थारे नाम से बुलाऊंगी।
आओ हमारे साथ रसोड़े में, मैं थारे को सब काम समझा देती हूँ। कुसुम ठकुराइन सा धारा को रसोई में ले जाकर सब काम समझाती हैं और बाकी के काम करने वालों से धारा का परिचय करवाती हैं। कुसुम ठकुराइन सा कहती हैं, धारा ये कांति है, ये रसोई की साफ़ सफाई और बर्तन साफ करती हैं। ठकुराइन एक बहुत ही सांवले लड़के के पास जाकर कहती हैं, ये इस हवेली के रसोइये हैं, नाम है सुंदर। धरा अपनी झीनी ओढ़नी से सुंदर को देखने लगती है। अति सांवला गोलाकार चेहरा, उस घुंघराले बाल, अपने नाम के विपरीत सुंदर नहीं था। ये धरा है और आज से ये इसी हवेली में काम करेंगी। ठकुराइन ने कहा, धरा अभी 7 बज रहे हैं, सबके लिए चाय तुम बना कर लाना। अगर बड़े ठाकुर और देवर जी को तुम्हारी चाय पसंद आ गई तो तुम यहाँ काम कर सकती हो, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें चाय चाहिए रहती है। एक बार खाना भूल जाएं पर सुबह की चाय नहीं भूलती। अब तुम चाय बना कर ले आओ। ठकुराइन के जाने के बाद धरा सुंदर की मदद से चाय बनाने लगी। सुंदर बड़ी अच्छे से धरा को समझाते हुए काम बताने लगा। सुंदर कहता है, धरा बड़े ठाकुर सा चाय थोड़ा मीठी पीते हैं और उन्हें काली चाय पसंद है, जिसमें लौंग, काली मिर्च और अदरक डली हो। छोटे ठाकुर को इलायची वाली चाय पसंद है और दोनों ठकुराइन सा अपने भरतार की पसंद की चाय पीती हैं। धरा दोनों हाथों में ट्रे लेकर चाय देने जा ही रही होती है कि सुंदर शर्माते हुए धरा को रोकते हुए कहता है, धरा जी रुकिए, पहले हमारी बात तो सुन लीजिए। बड़े ठाकुर सा और ठकुराइन आपको हवेली के पीछे वाले बगीचे में मिलेंगे। इस समय दोनों बातें कहते हुए साथ में ही चाय पीते हैं और छोटे ठाकुर और ठकुराइन सा आपको बरामदे में मिलेंगे। धरा अपनी मीठी सी आवाज़ में, धन्यवाद सुंदर जी। धरा के धन्यवाद कहने पे सुंदर शर्मा जाता है। धरा पहले बड़े ठाकुर और ठकुराइन को चाय देने जाती है, जहाँ ठाकुर सा और ठकुराइन सा किसी बात पर विचार विमर्श कर रहे थे। धरा पास जाकर ठाकुर सा को प्रणाम कर घबराते हुए उन्हें चाय देती है। बड़े ठाकुर सा चाय का कप लेते हुए, खुश रहो बेटी, तुम भंवर सिंह की बेटी हो। धरा कहती है, जी ठाकुर सा। बड़े ठाकुर सा कहते हैं, अब भंवर लाल की तबीयत कैसी है? धरा कहती है, जी अभी पहले से बेहतर है। बड़े ठाकुर सा, भंवर सिंह के इलाज में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो निसंकोच कहना, बहुत सेवा की है उसने हमारी। अब हमारा भी फर्ज है कि इस मुसीबत में हम भंवर सिंह की मदद करें। धरा कहती है, आपका आभार ठाकुर सा, जो आप हमारे बाबू के बारे में इतना सोचते हैं। बड़े ठाकुर सा चाय पीते हुए, आज की चाय किसने बनाई है? वाह, बहुत ही चोखी बनी है। धरा कहती है, जी मैंने बनाई है ठाकुर सा। बड़े ठाकुर कुछ कहते उससे पहले ही ठकुराइन सा ने कहा, वाकई धरा, चाय तो बड़ी चोखी बनाई है तुमने। इसका मतलब ये है कि तुम इस हवेली में काम कर सकती हो। ठाकुर सा और ठकुराइन सा के मुँह अपने लिए तारीफ सुनकर धरा खुश हो जाती है और जाने लगती है। ठकुराइन सा कहती हैं, धरा कल से तुम हवेली जल्दी आना। अब तुम्हारे हाथ की चाय पी ली है तो किसी और के हाथों की चाय नहीं पियेंगी। धरा कहती है, सॉरी। धरा जी कहकर चली जाती है। ठाकुर सा ठकुराइन सा से बातें करने लगते हैं। ठाकुर सा कहते हैं, और आपके लाडे सर ने क्या संदेश भिजवाया है? कब आ रहे हैं? ठकुराइन सा, 1 हफ्ते बाद ही आने को बताया है। ज़रा सुनिए तो, हम चाह रहे थे कि रणवीर के आने की खुशी में हम जलसा करवाएं और अपनी हवेली को दुल्हन की तरह सजवा दें। आखिर इतने सालों बाद तो आ रहा है हमारा बेटा। बड़े ठाकुर सा मुस्कुराते हुए, ठकुराइन आपके कहने से पहले ही राजवीर ने सारी तैयारी करने का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। तुम तो जानती हो ना, राजवीर रणवीर को अपने बेटे से बढ़कर उसे चाहते हैं। ठकुराइन सा कहती हैं, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई सा हमारे रणवीर को बहुत प्यार करते हैं। उधर धरा राजवीर और सुरेखा जी को चाय देने जाती है। वहाँ पर राजवीर जी अपनी पत्नी सुरेखा जी के साथ जलसे की तैयारी के बारे में आपस में बातें कर रहे थे।
धरा कहती है, खम्मा घड़ी ठाकुर सा, खम्मा घड़ी ठकुराइन सा, राजवीर जी और सुरेखा दोनों सिर उठाकर धरा की तरफ देखती हैं। अपने सामने सर पर पल्लू लिए चेहरा ढककर हाथों में चाय की ट्रे लिए धरा को देखकर खड़ी खम्मा दोनों ने एक साथ कहा, तुम भंवर सिंह की छोरी हो ना? कुछ देर पहले ही मुंशी जी ने बताया तुम्हारे बारे में। भंवर सिंह की तबीयत कैसी है? धरा कहती है, जी पहले से बेहतर है। राजवीर जी कहते हैं। धरा सिर झुकाए रसोई घर की तरफ चली जाती है। राजवीर सिंह चाय पीते हुए, वाह, आज की चाय तो बढ़िया बनी है, बिल्कुल वैसी जैसी हमारी माँ सा बनाती थी। सुलेखा जी कहती हैं, मैंने कभी माँ सा के हाथ की बनी चाय तो नहीं पी है, पर आज की चाय का स्वाद ही अलग है। हाँ, तुमने सही कहा। दोनों फिर जलसे की तैयारी की बातें करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसके लिए वो ये सब तैयारी कर रहे हैं वो उन्हें अभिचिंतित करने के लिए अपनी अलग योजना बना रहा है। धरा अपना काम करके शाम होने से पहले अपने घर की ओर लौट आई। अगले दिन भोर होने से पहले ही धरा घर का काम जल्दी जल्दी करने लगी। आज से ही कार्तिक मास शुरू हो गया था। उस गांव में ये कहावत है कि जो भी कुंवारी कन्याएं इस पवित्र माह में सूरज निकलने से पहले स्नान कर शिव जी की पूजा करती हैं, उन्हें राजकुमारों जैसा वर प्राप्त होता है। इसीलिए धरा अपनी सहेलियों के साथ आज से 1 माह तक कार्तिक स्नान के लिए जाने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि शिव जी की कृपा से आज वो अपने जन्म जन्मांतर के जीवन साथी से मिलने वाली थी। धरा अपनी सहेलियों के साथ शिव जी की पूजा कर घर जाने वाली होती है। तभी उसकी एक सहेली ऊषा उसे टोकते हुए कहती है, धरा, थारी तबीयत तो ठीक है ना? इतने सालों से हम शंकर जी की पूजा करने के बाद कुछ देर गीत गाकर हंसी ठिठोली करते हैं, ये बात तने याद को नहीं थी? धरा परेशान होकर, आजकल हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए भूल गई, मैंने माफ़ कर दे। और अभी कुछ वक्त है सूरज जी को दर्शन देने में, तब तक चलो घूमर हो जाए। ऊषा इठलाते हुए, ना जी ना धरा जी, आज ये घूमर को नहीं चलेगा, आज तो हम जो बोलेंगे वही गीत गाने पड़ेगा तन्नो। अरे कौन सा गाड़ा है, कुछ बोलेगी भी? धरा थोड़ा नाराज़ होते हुए बोली। ऊषा कहती है, अरे नाराज़ क्यों होती है, अभी बता रही हूँ ना कौन सा गीत गाना है, पहले थारा दूल्हा तो तैयार होके आ जावे। धरा चौंकते हुए, मारा दूल्हा? ऊषा हंसते हुए तारा की ओर उंगली दिखलाती हुए कहती है, जो झाड़ियों में धोती कुर्ता पहने हुए दूसरी ओर मुंह करके खड़ी थी, वो रहा थारा दूल्हा। कहकर हंसती हुई धरा को देखती है। उधर कुंवर रणवीर सिंह अपने आने के 1 हफ्ते पहले ही बिना किसी को बताए अपने एक वफादार और ख़ास एक शख्स के साथ आ रहे थे। इधर धरा अपनी लोक गीत गाते हुए अपनी सहेलियों के साथ नृत्य कर रही है। गीत चुनर ओढ़ी सरम्यो सायो, रखड़ी रत्न जड़ाई, रंगी बिरंगी 9 चूड़ियाँ हाथ माँ में सजाई, मैं म्हारो सिंगार निहारूं दूर मत जाओ, आओ जी हरियाला बनना मिलने की रुत आई। अभी धरा और उसकी सहेलियों का नाचना शुरू ही हुआ था कि नदी किनारे कुंवर शाह की गाड़ी बंद पड़ गई। गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स ने पीछे बैठे कुंवर शाह को परेशानी बताई। गाड़ी देखने से पता चला कि पानी ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से गाड़ी से धुआं निकलने लगा है। वो तो कुंवर शाह खुद ही पानी लाने के लिए जाने वाले थे, लेकिन उनका चहेता और विश्वास पात्र बिरजू ने किसी तरह कुंवर शाह को समझाकर खुद ही पानी लाने के लिए चला गया। कुछ दूर चलने पर उसे तालाब दिख गया, जहाँ तालाब में असंख्य धीरे तैर रहे थे। उसकी तालाब पर दियों की रोशनी देखते हुए बिरजू का मन प्रसन्न हो गया। जैसे ही वापस गाड़ी के पास जाने के लिए मुड़ा, उसे गाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी मीठी आवाज़ उसने शहर में कभी नहीं सुनी थी। वो उस आवाज़ के पीछे जाने लगा जहाँ धरा गाते हुए नाच रही थी। उसी समय बिरजू भी नाचते हुए धरा के सामने आ गया। एक पल को धरा चौंक सी गई, लेकिन अगले ही पल
वो बेजू के आसपास नाचने लगी क्योंकि बेजू ने धोती कुर्ता पहन रखा था और ऊपर से बड़ी बड़ी मूछें भी सजा रखी थी। इसीलिए धरा को लगा कि उसकी सहेली तारा है जो तैयार होकर उसका साथ देने आई है। उधर तारा को ढूंढने के लिए ऊषा जाती है, जहाँ देखती है कि तारा की धोती एक कांटेदार पेड़ में उलझ गई है। ऊषा तारा की मदद करने लगती है। उधर नाचते हुए अनजाने में ही तारा का आंचल उसके चेहरे पे आ जाता है, जिससे बिरजू उसका चेहरा नहीं देख पाता और इन सब से बेखबर धरा अपने मन में मगन होकर बेजू के आसपास नाचने लगती है, जिसे बेजू ध्यान से देखने लगता है। बन्नाओ बाग में झूला घालिया, बन्नाओ बाग में झूला घालिया, मर सांघे मर सांघे मर सांघे थे भी झूलो बन्ना छैल भंवर सा, मर सांघे थैली झूलो बन्ना। धरा गाते हुए बेजू के आगे गोल गोल घूम रही थी। अपने नाचने में इतनी मगन थी कि उसे ये भी नहीं दिखाई दिया कि उसका हाथ पानी का डिब्बा है। उसके हाथ में पानी का डिब्बा है। बेजू धरा को ही नाचते हुए देख रहा होता है कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि गाड़ी में डालने के लिए पानी ले जाना है। वो एकटक धरा को देखे जा रहा था। इधर कार में बैठे बैठे राजसी कपड़े पहने उसको बेजू की फिक्र होने लगी। बेजू कहीं इस नई जगह में गुम ना हो जाए। इस डर से वो कार से उतरकर बेजू को ढूंढने के लिए चल पड़ा। उस शख्स को उसके राजसी कपड़े सहज नहीं लग रहे थे, इसीलिए चलते चलते उन कपड़ों को खींचकर निकालने की कोशिश करता है। शायद उस राजसी कपड़ों का अभ्यस्त नहीं था। धरा और उसकी सहेलियाँ जिस तालाब के किनारे थी, उसके आसपास पर असंख्य से ज़्यादा पेड़ पौधे थे, जिससे वहाँ पर जंगल जैसा माहौल बन रहा था। कुछ दूर चलने ही राजसी कपड़े पहने शख्स को बेजू दिख जाता है, जो किसी लड़की को देखने में मगन था। वो जल्दी ही बेजू के पास जाकर उसे उसके ख्यालों से बाहर निकालकर वास्तविकता से परिचित कराता है। कुंवर रणवीर सा बेजू के पास जाकर बड़े अदब से उससे कहते हैं, बेजू जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो गाड़ी में डालने के लिए पानी लाने गए थे ना, और आप यहाँ ऐसे इस लड़की के साथ क्या कर रहे हैं? अगर ये बात बड़ी हवेली में पहुँच गई तो हमारी सहमत आ जाएगी। कुंवर शाह को इस तरह कहते सुन बेजू उसे थोड़ा घूर कर देखता है। उन दोनों को यूँ बातें कहते हुए देखकर धरा आश्चर्य सी दोनों को देखती है। तभी दूसरी ओर से तारा ऊषा के साथ झगड़ा करते हुए जैसे तैसे अपनी धोती संभाले झाड़ियों से बाहर आती है। धरा अपनी सहेलियों को देखकर बेजू से थोड़ा दूर होकर खड़ी हो जाती है और तारा और ऊषा को देखते हुए अपने कपड़े संभालते हुए वहाँ से भाग जाती है। धरा यूँ वहाँ से भागते देख तारा, ऊषा और प्रभा भी धरा के पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं। धरा, ओ धरा, अरे सुन तो, ऐसा क्या हो गया जो सर पर पाँव धरे यूँ दौड़े जा रही हैं? कुछ दूर जाने पर एक जगह धरा रुक कर थोड़ा संयत होती है। ऊषा भी उसके पीछे आकर उससे सवाल करने लगती है। ऊषा कहती है, ऐसा क्या हो गया री जो तुम्हारी राह देखे बगैर वहाँ से भागते भागी? धरा अपनी सांसों को संयत करते हुए कहती है, आज के बाद तुम लोगों की बातों में मैं कभी ना आऊँगी। अभी तारा के भ्रम में मैं उस छोरे को तारा समझकर उसके सामने नाच रही थी और वो छोरा मुझे आंखें फाड़ कर देखी ही जा रहा था। तारा कहती है, तुझे अकल को नहीं छोरी? तन्ने छोरों और छोरी में फ़र्क को नहीं देखा? तारा कहती है, अरे कैसे कहती फ़र्क? तूने भी धोती कुर्ता पहना था और उस छोरे ने भी। तन्ने भी मुझे लगाई थी और छोरे की भी तो मुझे थी, और अंधेरे के कारण मैं सूरज भी देख नहीं पाई। ऐसे ही नोक झोंक करते करते सब अपने घर की ओर जाने लगी। उधर बेजू मन ही मन, तो धरा नाम है छोरी का, हाथ में पानी का डिब्बा लिए वहीं मुस्कुराता हुआ खड़ा रह गया। तो चलें बेजू जी, वरना यहीं खड़े रहे तो रात हो जाएगी। कुंवर सिंह और बेजू अपनी गाड़ी ठीक करके हवेली की ओर रवाना हो गए। उधर धरा भी जल्दी जल्दी घर के काम निपटा कर हवेली की ओर जाने लगी। कुंवर शाह और बेजू की हवेली पहुंचने तक सूरज भी आसमान को ढकेलते हुए अपनी नारंगी छवि बिखेर रहा था।
इस नज़ारे को देखने के लिए कुंवर सा ना जाने कब से इंतज़ार कर रहे थे। अपने गांव की मिट्टी पे खड़े होकर इस नज़ारे को जी भर कर देख लेना चाहते हैं। तभी बिरजू ने कुंवर सा को मजाक करते हुए फिर टोका, बिरजू अब चलें कुंवर सा, या म्हारे को हवेली से निकलवाने की योजना तो ना बना रहे। एक तो आपकी जिद में आकर जो मैंने किया है ना, उसके लिए ठाकुर साहब ने काम से निकालेंगे सो अलग। मारी को डर है कि मारी शरीर से हमारी गर्दन अलग ना हो जावे। अभी तक तुम्हारा ब्याह भी ना होया है। कुंवर साहब मुस्कुराते हुए, ऐसा कुछ नहीं होगा बिरजू, पिताजी तुम पर नाराज़ नहीं होंगे और तुमने जो किया है वो हमारे कहने पे ही किया है, हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसीलिए कोई तुम पर नाराज़ होगी नहीं। हम पर विश्वास रखो, हम तुम्हें सबकी डांट से बचा लेंगे। और वैसे भी तुम हमारे सेवक नहीं, हमारे मित्र हो। अब चले, यहाँ और बातें करनी है आपको। बिरजू कहता है, जी चलिए। आधे घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक हवेली के बाहर आकर रुकी। एक नौकर कुंवर शाह को देखते ही हवेली की ओर दौड़ लगा दिया। हवेली में जाकर उसने जैसे ही कुंवर शाह के आने की खबर दी, मासा और काकी सा आरती की थाल सजाए बाहर की ओर गई। मासा और काकी सा ने जैसे ही कुंवर शाह को देखा, उसे देखते ही मुस्कुराने लगी। सबसे पहले वो साधारण कपड़े पहने शख्स की ओर मुड़ी और उनकी आरती उतारने लगी। आरती उतारते हुए दोनों माँओं की आंखों में आंसू बहने लगे। उनके आंसुओं को पोंछते हुए उस शख्स ने कहा, मासा और काकी सा, हम जब भी आते हैं आप ऐसे ही रोती हैं, ये हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमारी वजह से आप दोनों की आंखों में आंसू आते हैं, हमें क्षमा कर दी, हम आपको रुला ही देते हैं। मासा आप ये सब मासा कहती हैं, आप ये सब नहीं समझेंगे रणबीर, हम दोनों रो नहीं रही। वो तो आपको इतने सालों बाद यूँ अचानक से आप हमारे सामने खड़े हैं, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा और बस आँखों में पानी बहने लगा। ये सब बातें आप अभी नहीं समझेंगे, जब खुद पिता बनेंगे तब हमारी बात आपको याद आएगी। क्यों जीजी? काकी सा ने प्यार से रणबीर सिंह का सिर सहलाते हुए कहा। फिर दोनों कुंवर बने। बिरजू की आरती कहते हुए कहा, हम दोनों आपका जितना भी शुक्रिया करें कम है बिरजू। आप जिस तरह रणबीर के साथ उसके साये की तरह रहते हैं, हमें विश्वास है आपके रहते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप भी हमारे बेटे जैसे ही हैं। बिरजू मासा और काकी सा का आशीर्वाद लेते हुए, जी मासा, ठकुराइन सा, अच्छा आप दोनों जाकर तैयार हो जाइए, तब तक हम आपका नाश्ता तैयार करवाते हैं। ठकुराइन सा कहती हैं, छोटी आज धरा अभी तक क्यों नहीं आई? ठाकुर साहब को उनके हाथ की बनी चाय पीने की आदत हो गई है। अगर धरा देर से आई तो आज ईश्वर ही उसे ठाकुर साहब के कोप से बचा ले। अपनी माँ के मुंह से धरा नाम सुनकर रणबीर ऊपर अपने कमरे में जाते हुए रुक जाता है। बिरजू कहता है, रुक क्यों गए कुंवर साहब? मासा आपकी वाली धरा की बात नहीं कर रही हैं, वो तो काम करने वाली की बात कर रही थी। और वैसे भी पूरे गांव में क्या एक ही लड़की का नाम धरा होगा? ये कोई और होगी। अब चलो जल्दी तैयार होकर आते हैं। मैं तो ठाकुर साहब से मिलने समय पर आ जाऊंगा, पर आपको समय पर आने के लिए समय पर तैयार होने जाना होगा, है ना कुंवर साहब? कुंवर रणबीर से थोड़े संयत हो गए। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है हमारे मन में उस लड़की के लिए, हम तो बस यूं ही रुक गए थे, कहकर कुंवर रणबीर सिंह अपने कमरे में जल्दी से चले जाते हैं। कुंवर रणबीर सिंह के जाने के बाद बिरजू अपने आप से, आप कितना भी अपने मन को मना कर लीजिए कुंवर साहब, लेकिन उस छोरी ने आपके दिल में ना सही दिमाग में तो जगह बना ही ली है, कहकर कुछ सोचते हुए और अपने चेहरे पे गहरी मुस्कान लिए बिरजू अपने कमरे की ओर चला जाता है। 1 घंटे बाद नाश्ते की टेबल पर नाश्ते की जगह पे ठाकुर सा, छोटे ठाकुर सा, बड़ी ठकुराइन और छोटी ठकुराइन के साथ बिरजू और मुंशी जी भी आ गए हैं, लेकिन अभी तक कुंवर साहब का कुछ पता नहीं। बड़ी ठकुराइन सा बिरजू को इशारे से कुंवर साहब को बुलाने के लिए कहती हैं, जिसे बड़े ठाकुर देख लेते हैं। बड़े ठाकुर सा कहते हैं, कोई ज़रूरत ना है कुंवर साहब को बुलाने की। अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे कि हर समय उन्हें समय पर आने के लिए कहा जाए।
अब उन्हें ये सब खुद समझना होगा। आप सबके लिए नाश्ता परोसिए। ठाकुर साहब की बात सुनकर बड़ी ठकुराइन और छोटी ठकुराइन दोनों सबको नाश्ता परोसती हैं, लेकिन उनकी नज़र ऊपर की तरफ है। मासा रणबीर सिंह को आते देख है उनकी थाली लगाने लगती हैं और वहीं पास खड़ी सुंदर सी कुंवर सिंह के लिए उनका मनपसंद नाश्ता मंगवाती हैं। कुंवर रणबीर सिंह आकर ठाकुर साहब और काका साहब को प्रणाम कहते हैं। ठाकुर साहब कहते हैं, उम्मीद है अगली बार आप सही समय पर आएँ यहाँ। कुंवर रणबीर सिंह अपने पिता की बातों को समझ गए। जी पिताजी, आगे से ध्यान रखेंगे। काका साहब, और कहिए मेरे शहर में हमारी याद आती थी या सिर्फ आप अपने में रमे हुए थे? कुंवर रणबीर सिंह कहते हैं, नहीं काका साहब, शहर में तो हम बस अपनी पढ़ाई पूरी करने गए थे। हमारा शरीर तो वहाँ था, पर हमारी आत्मा यहीं छोड़ गए थे। छोटी ठकुराइन ने अपना पल्लू पकड़ते हुए कहा, शहर जाकर बड़ी बड़ी बातें करने लगा है, और खबरदार मुझे शरीर और आत्मा वाली बात आज की बात नहीं करना, समझे? कुंवर रणबीर सिंह कहते हैं। कुंवर रणबीर सिंह काकी के पास जाकर, हमसे भूल हो गई छोटी मासा, हमें क्षमा कर दीजिए। चलिए अब आप बैठिए, आपका नाश्ता लग गया है। गर्मा गर्म कचौड़ी और हरी चटनी आपकी पसंद का खास आपके लिए बनवाया है। कुंवर सा नाश्ता कहते हुए, मासा इसका स्वाद कुछ अलग और अच्छा है। क्या नया रसोइयाँ रखा है क्या? छोटी ठकुराइन सा, नई रसोइयाँ तो नहीं रखा है, पर भंवरलाल की छोरी को उसके बदले यहाँ काम पे ज़रूर रखा है। छोटी ठकुराइन सा धरा को सबके लिए चाय लेकर आने को कहती हैं। एक बार धरा और उसका लंबा आंचल देखकर खाते खाते अटक गए और पहचान भी गए, क्योंकि धरा ने वही कपड़े पहने थे जो उसने नदी पे पहन रखे थे। धरा भी कुंवर रणबीर सिंह को पहचान गई थी। अब इनकी मुलाकात प्यार की एक अलग ही रंग बिखेरेंगे। प्यार तो होगा, पर हर प्यार करने वाले साथ हों ये ज़रूरी तो नहीं। धरा रणबीर सिंह को देखकर चौंक गई और हड़बड़ाहट में कचौड़ियाँ उनके हाथ से गिरते गिरते बची। बड़ी ठकुराइन सा कहती हैं, संभल कर धरा, थारा ध्यान कट्ठे है। धरा घबरा कर, क्षमा करे ठकुराइन सा, मारा लहंगा पाँव में फंस गया है। ठकुराइन सा कहती हैं, कोई बात ना छोरी, जा सबके लिए चाय ले आ। धरा से झुका कर, जी ठकुराइन सा, और जाते जाते एक नज़र कुंवर रणबीर सिंह की ओर देखती है। इस बात से अनजान की कुंवर रणबीर भी नजरें चुरा कर धरा को देख लेते हैं। कुछ देर बाद धरा सबके लिए चाय लेकर आती है। धरा एक एक करके सबको चाय देने लगती है। तभी छोटी ठकुराइन सा धरा से पूछती हैं, धरा आज तुम देर से हवेली आई, घर में सब ठीक है ना? और तुम्हारे बाबा साहब की तबीयत कैसी है? धरा सकचाते हुए कहने लगी, वो छोटी ठकुराइन सा, घर में सब ठीक है, लेकिन कल से कार्तिक मास शुरू हुआ है, जिसमें हमारे गांव की छोरियां हम सब सूरज निकलने से पहले नदी में स्नान करने जाती हैं। वहां से वापस आते हुए जो शिव मंदिर पड़े है ना रास्ते में, वहाँ पूजा अर्चना करती हैं। आज वहीं थोड़ी देर हो गई, आगे से ऐसा ना होगा छोटी ठकुराइन सा, हमें क्षमा कर दीजिए। धरा की बात सुनकर रणबीर सिंह अपने आप में बुदबुदाते हुए, हाँ, और नाचने गाने में भी तो समय लगता है। रणबीर की बात सुनकर बड़ी ठकुराइन सा, नाच गाना किसने किया और कब? आप क्या बोल रही हैं रणबीर? कुछ नहीं मासा, वो बस ऐसे ही। बड़े ठाकुर सा थोड़ी तेज आवाज़ में कहने लगे, ऐसे ही कुछ होता रणबीर, आप एक रियासत के इकलौते कुंवर हैं, आप पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, आप समझ रहे हैं? आपको हमने एक हफ्ते बाद आने को कहा था और आप उससे पहले ही आ गए। ये एक गैर जिम्मेदाराना हरकत की आपने। अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या हम अपने आप को माफ़ कर पाते? अब आप बच्चे नहीं हैं रणबीर, इसीलिए अभी अपनी बचकानी हरकतें छोड़िए और अपनी रियासत और हवेली के बारे में सोचिए। इतना कहकर बड़े ठाकुर सा वहाँ से चले जाते हैं। उनके पीछे पीछे ठकुराइन सा चली जाती हैं। धरा भी रसोई की तरफ बढ़ जाती है। उनकी बातें सुनकर रणबीर सिंह थोड़ा निराश हो जाते हैं।
कुंवर रणबीर को उदास बैठे देख छोटे ठाकुर राजीव सिंह उन्हें समझाने लगते हैं, बेटा आप भाई साहब की बातों का बुरा मत मानिए, वो आपकी फ़िक्र करते हैं, इसलिए आपको समझा रहे थे। तुम इस रियासत के इकलौते वारिस हो। आसपास की रियासतों के जमींदारों की नज़र हमारी रियासत पर है। उनमें से अधिकांश हमारी रियासत को हड़पना चाहते हैं और ये तभी हो सकता है जब वो यहाँ के इकलौते वारिस की हत्या कर दें। यही फ़िक्र भाई साहब को खाई जा रही है, इसीलिए इतने सालों के लिए भाई साहब ने तुम्हें यहाँ से दूर रखा। लेकिन कब तक वो ऐसा कर सकते? एक ना एक दिन तो तुम्हें अपनी रियासत संभालना ही पड़ेगी। ऐसा कहते वक्त उनके चेहरे के भाव कठोर हो गए थे। कुंवर रणबीर सिंह, हम समझ सकते हैं काका साहब, आपके और पिताजी के रहते हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। ठाकुर राजवीर सिंह कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, हमारे रहते कोई तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हाँ रणबीर, हम देवी माँ से प्रार्थना करेंगे आपको आने वाली हर मुसीबत से बचाए रखे। अच्छा अब हम चलते हैं, हमें कल की तैयारी करनी है। रणबीर सिंह कहते हैं, क्यों, कल कुछ खास है क्या? छोटी ठकुराइन से कहती हैं, कल हम सबको अपने कुल देवी के दर्शन के लिए मंदिर जाना है। परसों आपका जन्म दिवस है। परसों आप पूरे 25 वर्ष के हो जाएंगे, इसीलिए भाई सानी वहाँ पुरोहित जी के कहने पर पूजा करवा रहे हैं। ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं। रणबीर सिंह कुछ देर वहीं खड़े रहते हैं, फिर कुछ सोचते हुए रसोई घर की ओर बढ़ जाते हैं। रसोई घर में धरा और बाकी के सब खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। रणबीर सिंह धरा को देखते हुए सुंदर के पास जाकर कहते हैं, सुंदर हमें एक प्याली चाय और चाहिए। रणबीर सिंह को इस तरह रसोई घर में देखकर धरा हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ से बर्तन छूट कर नीचे गिर जाता है। रणबीर सिंह धरा के पास जाकर, क्या आपकी आदत है गिरते गिरते काम करने की? कुंवर रणबीर धरा को गिरे बर्तन उठाते हुए देते हुए कहते हैं, सुंदर चाय ठीक वैसी ही बननी चाहिए जैसी सुबह बनी थी। चाय बन जाए तो हमारे कमरे में पहुंचा देना। सुंदर धरा की ओर इशारा करते हुए, कुंवर सा चाय तो दीदी ने बनाई थी। कुंवर रणबीर सिंह कहते हैं, तो उनसे कह दीजिए कि हमारे लिए चाय बना कर ले आए। कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। धरा मुँह बनाते हुए, होंगे वो इस रियासत के राजकुमार, वो जानबूझकर मेरे पीछे खड़े थे जिसकी वजह से मेरे हाथ से बर्तन छूट गया। धरा खुद से बड़बड़ाते हुए चाय बना रही थी। चाय बन जाने पर धरा ने सुंदर से चाय दे आने को कहा। सुंदर चाय लेकर जा ही रहा था कि बड़ी ठकुराइन ने सुंदर को बुलवा लिया। अब ना चाहते हुए भी धरा को कुंवर रणबीर के कमरे में जाना ही पड़ा। धरा धीरे धीरे कुंवर रणबीर के कमरे में जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ। अंदर से कुंवर रणबीर की आवाज़ सुनाई दी। धरा कहती है, आपकी चाय लेकर आए हैं कुंवर सा। कहाँ रखें? कुंवर को अलमारी खोल कर कुछ काम करते देख धरा ने पूछा, लगता है आपको किसी ने बताया नहीं? क्यों ऐसे लाए हुए चाय वगैरह कहीं रखते नहीं? जिसके लिए लाते हैं उन्हें अपने हाथों से दिया जाता है, वरना ऐसा ना करने पर बदतमीजी कहलाती है। कुंवर रणबीर ने एकदम राज की बात बताने वाले अंदाज में कहा, जिसे धरा ने मान लिया। वैसे धरा ने कभी ऐसा नहीं किया और हवेली के किसी सदस्य को भी ऐसा कभी नहीं कहा, मगर कुंवर रणबीर के सामने जाने और उनके साथ ज़्यादा समय तक ना रहने के लिए ऐसा कहा था। पता नहीं क्यों, पर जब भी कुंवर रणबीर उनके पास आते हैं धरा के हाथ पैर फूलने लगते हैं और उसे घबराहट होने लगती है। लेकिन उन्हें दूर से देखना भी अच्छा लगता है। जब से धरा ने कुंवर रणबीर को देखा है वो अपने दिमाग से उन्हें निकाल ही नहीं पा रही है। उधर कुंवर रणबीर सिंह की हालत भी यही है। उन्होंने तो धरा को देखा भी नहीं था, बस उसकी आवाज़ सुनकर ही अपना दिल खो बैठे। धरा कुंवर को चाय की प्याली देती है, जिससे कुंवर रणबीर ने पकड़ा तो है पर छोड़ा नहीं है। दोनों चाय की प्याली लिए खड़ी एक दूसरे को देखने में मगन थे। तभी बिरजू बड़ी ठकुराइन सा के कहने पर कल की तैयारी करने के लिए कुंवर रणबीर के कमरे की तरफ आते हैं।
किसी के आने की आहट सुनकर धरा प्याली छोड़ कमरे से बाहर आ जाती है। धरा के अचानक प्याली छोड़ने से चाय की प्याली ज़मीन पे गिर पड़ती है, क्योंकि कुंवर शाह ने तो प्याली पकड़ी ही नहीं थी। तो वो बस हाथ आगे की धरा को देखे जा रहे थे। धरा को कुंवर शाह के कमरे से निकल कर जाती देख और कुंवर शाह के कमरे में कुछ गुजरने की आवाज़ सुनकर बिरजू तेज कदमों से कुंवर शाह के कमरे में प्रवेश करते हैं। फर्श पर टूटे कप देखकर बिरजू कुंवर रणबीर को मुस्कुराते हुए देखकर कहते हैं, इस नई लड़की को काम करने का अनुभव नहीं है कुंवर शाह। इसने फिर चाय की प्याली गिरा दी। आप कहें तो ठाकुर शाह से कहकर इसे काम से निकलवा देती हैं। बिरजू की कही बात सुनकर कुंवर शाह थोड़ी विचलित होते हुए, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे हाथों से छूट कर गिर गई। आप बताइए, कुछ कहना है आपको? बिरजू कहता है, क्षमा करें कुंवर शाह, वो मासा का संदेशा लेकर आए हैं आपके लिए। कुंवर शाह कहते हैं, मासा का संदेशा? बिरजू कहते हैं, जी कुंवर शाह, उन्होंने कल की तैयारी करने के लिए कहा है। कल जाने की तैयारी और परसों पूजा में पहनने के लिए कपड़े। कुछ दिन हमें वहाँ ठहरना भी पड़ सकता है और आने जाने में समय भी लग सकता है, इसलिए मासा ने आपकी मदद करने को कहा है। कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है। उधर बड़ी ठकुराइन सा हवेली के कुछ काम करने वालों को अपने साथ ले जा रही थी, इसीलिए उन्होंने दारा भंवरी और सुंदर को अपने साथ चलने का कहने और कल की सभी तैयारियां करने को कहने लगी। आज धरा जल्दी ही घर वापस जा रही थी। कल उसे बड़ी हवेली के लोगों के साथ पहाड़ी वाले मंदिर को जाना है। धरा और कुंवर रणबीर सिंह की इस रोमांचक यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं अगले भाग में। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ इस कहानी का पहला चैप्टर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें कि आपको कहानी आगे की जल्दी सुननी है या फिर इस कहानी का स्टॉप कर दूँ। चलिए बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट देखकर ही कहानी अपलोड करने का मन होता है।